देखें जी, आपका कहता है जी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये क्या है? ये जनरल रूल है आपका। ठीक है, ये जनरल रूल है इसका। हाँ, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो कि रिटर्न हो और रजिस्टर्ड हो वो फिर वैलिड हो जाता है। इसी तरह कोई प्रॉमिस हो कंपनसेट करने के लिए जो काम किया गया है वो भी वैलिड हो जाता है। या कोई आपका डेट है जो बार्ड बाई लॉ हो, लिमिटेशन, वो आप देने का वादा करते हैं तो वो भी आपका वैलिड हो जाता है। उसमें कंसिडरेशन नहीं है, नहीं होती। ठीक है, ये ऐसा था देश कंट्रैक्ट वाइड। ये क्या है? ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जी, एक्सेप्शन, ये है उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अनलेस इट इज रिटर्न। हाँ, अगर रिटर्न हो तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, रिटर्न हो तो चलेगा। ठीक है, अच्छा, या फिर आपका प्रॉमिस हो, ठीक है, फॉर कंपनसेटेड समथिंग, वो चलेगा। या फिर आपका इज प्रॉमिस टू पे डेट बार्ड बाई लिमिटेशन लॉ, ये आपका एग्रीमेंट है जी। जनरल रूल क्या है कि जी, आपका कंसिडरेशन के बगैर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड है। ठीक है, कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। लेकिन आप लिखवा लेते हैं तो वो रेलिवेंट हो वो लीगल हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर यहाँ पे ये जो मैडम, है आवाज डेट आपकी है बहुत बार स्लो बार। आती है, लुबना शेन साहबा। सर पता नहीं कोई शायद इशू है लैपटॉप में, अब आ रही है आपको? अब आ रही है। वो आप कोई हेडफोन अच्छे ये मतलब कोई लगाए ना, जैसे वो, या नहीं वूफर। सर, हेडफोन तो मेरे ओरिजिनल हैं। फिर तो सही अब आ आना रही है चाहिए। आपको आवाज? हाँ, अब आ रही है लेकिन स्लो है। बाकियों की जैसे मैडम नाला गिलानी या मैडम नईमा समा साहबा, उनकी आवाज़ क्लियर आती है, या शुएब साहब की आवाज़ बहुत अच्छी आती है। तो सर इसमें ये जो डेट है बार बार लॉ लिमिटेशन लॉ, ये कहानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही है, मुझे कौन पढ़ने सा? से भी समझ नहीं। डेट बार बाय लिमिटेशन लॉ। देखिए मैडम, अब ला क्या कहता है? ला कहता है रिकवरी का दावा हम कितनी देर में कर सकते हैं मैडम? रिकवरी का दावा की तीन लिमिटेशन जो है साल में सर। 3 साल। तीन वेरी साल गुड, वेरी गुड, 3 साल है। ठीक हो गया, रिकवरी के दावे की लिमिटेशन 3 साल है। ठीक है, अब 3 साल लिमिटेशन है रिकवरी के दावे की। अब आपने मैडम नईमा साहबा को कर्ज दिया था, ठीक है, और उनको दिया था 2015 में 5 लाख। वो 2018 में आपने दावा दायर करना था, लेना था। अब 2018 नहीं किया, 15, अभी 21 आ गया। अब आप नहीं ले सकती, अब वो नहीं ले सकती। ठीक है, वो हमारा लिमिटेशन कहता है कि जी आप नहीं ले सकती। लेकिन अगर वो मैडम नईमा साहबा खुद देना चाहें तो वो आपका लीगल होगा। मतलब वो आपको देना चाहें तो वो लीगल होगा। ये बताइए। ठीक है, आइए समझ। जी जी ठीक है सर, समझ आ गई। हम्म, अब देखें, वो आप जो मैडम नईमा साहबा खुद देंगी उसमें कोई कंसिडरेशन तो नहीं है, वो खुद ही दे रही हैं, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, वो वैलिड होगा। उसमें वो कंसिडरेशन कोई नहीं है लेकिन वो वैलिड होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे क्या कहता है जी? सर एक चीज ना मुझे बता दें कि जी जैसे अब ये रिकवरी का दावा है ना, चलिए 3 साल की लिमिटेशन पीरियड है, चलिए विद इन 3 साल की जो ना एक बंदे ने फाइल भी कर दिया। फिर आपने याद है आपने एक चीज हमें ये भी बताई थी कि अगर वो बंदा यानी 3 इयर्स के टाइम पीरियड से पहले पहले आके क्लेम कर लेता है, क्लेम को मान लेता है, तो फिर उसे एक्सटेंशन मिल जाती है ना टाइम की। तो हाँ यानी जी, ये तो बहुत लंबा नहीं चलता फिर, मतलब कितने साल चलता होगा ये तो?
मैडम बिल्कुल सही कह रही है। हमारा है आर्टिकल और सेक्शन 19 उसको कहते हैं आपकी अक्नॉलेजमेंट। ठीक है, आप आके अपनी लाइबिलिटी को अक्नॉलेज करते हैं तो लिमिटेशन फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लिमिटेशन वहीं से सर स्टार्ट है। फिर मजीद 3 इयर्स की एक्सटेंशन मिल हाँ जाती है। हाँ हाँ जी, ये चीज है। जी सर। जी चीजें सर। आपने याद रखी हुई है, हैं? जी सर। ये चीजें सर वो आप असल में उस दिन एक वो बैंक के मैनेजर है, उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो वो उन्हें ना आगे से उस बंदे ने एक रिटर्न में कुछ लिख के दिया है, तो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी। वो मेरी कुलीग भी रहे हैं पहले बैंक में जब मैं होती थी। तो वो मैंने उन्हें ये बात बताई थी कि बेशक उन्होंने आपको लिख के दे दिया, लेकिन वो अगर इस तरह आके क्लेम को मान लेते हैं तो फिर मजीद उनको जो है ना टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो मतलब हाँ। आप नहीं कर सकते उन्हें इस तरह से चैलेंज। तो सिर्फ क्या सही बताया था, क्योंकि मैं तो क्या प्रैक्टिसिंग क्या लॉयर नहीं हूँ। क्या मतलब नहीं कर सकते? सिर्फ वो उन्होंने ये इस तरह से था ना कि सिर्फ वो गाड़ी कुछ अपने नाम पे बैंक से निकाली और उन्हें दे दी, और अब वो पोजेशन ऑनरशिप इनके पास है, पोजेशन उनके पास, चलिए वो तो वो क्लेम कर सकते हैं कि ऑनरशिप इनके पास है। सिर्फ पैसे अब जो उन्होंने देने हैं ना उस बंदे ने, वो उन्होंने इन्हें ना एक एग्रीमेंट ना जो 1200 का स्टाम्प पेपर मिलता है उस पे लिख के दिया है कि मैं जो है फलां दिन फलां इस तरह से इतने टाइम में जो है ना मैं किस्तें उतार दूंगा, मैं किस्तें देता रहूंगा, चेक अगर डिसऑनर होंगे तो उसका मैं जिम्मेदार हूंगा, ये वो वगैरह वगैरह, और मैंने इतनी अमाउंट इस टाइम पे देनी है वगैरह। तो ये कह रहे थे कि अभी 3 तारीख को उन्होंने ना फिर कहा है कि 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। तो फिर मैंने कहा कि अगर चलिए हम इनका भाई इन्हें अदालत में भी लेके जाते हैं, तो ये कहेंगे कि मैंने तो अपना क्लेम माना हुआ है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं दे नहीं रहा। हाँ मैंने ये नहीं कहा है कि मुझे थोड़े दिन देखें, का टाइम हाँ, चाहिए। नहीं नहीं, देखें देखें, ठीक है मैडम, वो आपकी फेवर में है कि जी वो मान जाते हैं तो आपका लिमिटेशन आपका बढ़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि 3 साल लिमिटेशन है, बाद में वो आए मान गए तो फिर 3 साल मजीद लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाएगी तो आप 3 साल बाद दावा दायर कर दें, आप दूसरे दिन दावा दायर करें रिकवरी का, आपको रोकते तो नहीं है। सर उसकी लिमिटेशन तो नहीं बढ़ेगी ना, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे उसने कि तो नहीं है, उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन दावा क्लेम आपका है तो आपके लिए लिमिटेशन होगा, उसको उसके लिए तो जी। क्या है, और सर वो तो दावा तो बाउंड आपने होगा करना कि है। जो उसने एग्रीमेंट किया है वो उसे जो है ना स्पेसिफिक डेफिनेटली। इन्फोर्स करे, यानी कि ठीक हो गया, हाँ, ठीक है, मैं ये जो है ना थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। ही इज लीगली बाउंड टू। आप ये जाके दावा दायर करें उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ रिकवरी का दावा दायर करें तो उनसे पेमेंट लें, कोर्ट पेमेंट दिलवाएगी। जी सर। जी सर हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया है। बस मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज सर, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, तो मुझे इतनी इन चीजों का पता भी नहीं है। मैडम देखें, तो मैंने उन्होंने, उसी आपके पॉइंट पे जो है ना थोड़ा सा गाइड किया था। हाँ उनको कम समझाएं कि उनके खिलाफ रिकवरी का दावा दायर करें। जी ठीक है सर। सर हाँ, कल थर्ड है ना, तो उसके बाद मैंने उन्हें वैसे भी कहा है कि आप भाई कोर्ट के थ्रू एक्शन लें। बस ठीक हो गया, जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। ये है जी आपका कंसिडरेशन, आपका कंसिडरेशन, अनलेस ये 3 चीजें हैं। ठीक है, ये आपकी 3 चीजें। देखें, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है? इट इज इम्प्रेस्ड, इट इज expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of document, and is made on the account of natural love and affection, natural love and affection between the parties, between the parties, ठीक है, standing a near relation to each other, near relation, ठीक है, near relation to each other, ठीक है। अब नियर रिलेशन क्या है कि बहुत करीब का ताल्लुक, जिसको हम कहते हैं जी आपका जैसे फादर सन, फादर सन, या
हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, या आपका वो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन। तो ये जो ऐसे रिलेशन है ऐसे वहाँ पे आप दे देते हैं, ठीक है, कि एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन वो वाइड है, लेकिन उसको आप इट एक्सप्रेस्ड एंड रिटर्न, जहाँ अगर उसको वो आपका रिटर्न है और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो आपका वो क्या है, वो आपका वैलिड होगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये मेरी एक क्लाइंट है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। अब उनकी कोई औलाद नहीं थी बिल्कुल भी, ना उसके बेटा बेटी कोई भी नहीं था। उनके पास एक घर था, वो लाहौर में है, मुस्बा टाउन में, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उनका एक घर है, तो वो कह रही थी कि जी अब ये घर तो वैसे भी लॉ ऑफ रिटर्न, मतलब जहाँ पे औलाद ना हो तो फिर लॉ ऑफ रिटर्न के तहत जो उनका हस्बैंड है डेथ हुई है, वो पीछे उनकी बहन भाइयों को भी शेयर जाना था। तो उनका तो वो घर जो है 50-60 लाख का, उनका तो फिर वो भी शेयर में चला जाता है, उनको तो कुछ नहीं मिलना था। तो वो कह रही थी कि जी कैसे हम इसके नाम करवाएं। फिर मैंने उनको कहा कि जी हम बना लेते हैं गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड से यह है कि आपको ये पूरा मकान आपके नाम पे हो जाएगा। तो उनके जो हस्बैंड की डेथ हुई है उससे पहले का हमने एक गिफ्ट डीड बनवा लिया है, ठीक है। गिफ्ट डीड हमने बनवा लिया है। तो अब वो मतलब उसमें कोई कंसिडरेशन तो नहीं दी, ठीक है, हस्बैंड ने कोई कंसिडरेशन नहीं दी, ठीक है, गार्ड उनके उनने अपनी बेटी के नाम बीवी के नाम का दिया। तो ये क्या है कि जी लव एंड अफेक्शन पे उसने दिया है, उसको रिटर्न किया है और रजिस्टर कराया है, तो वो क्या है, वो वैलिड है, वो वैलिड है। इसी तरह आपका आ जाता है दूसरा। दूसरा आपका कहता है कि जी इट इज अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली आर इन पार्ट who promise wholly or in part who had already voluntarily done something for promiser or something which promiser was legally compelled able to do so, to do so, ठीक है। कहता है कि जी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको जो है एक आपकी जो कोई सर्विसेज देता है, ठीक है, सर्विसेज आपको वॉलंटरी देता है, बाद में आप कहते हैं कि जी चलें जी आपने ये मेरा काम किया तो मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा, इतनी पैसे दूंगा, ये चीज आपको दूंगा, ठीक है, ये चीज आप दूंगा, आप उससे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन बाद में अगर आप कुछ चीज़ उससे प्रॉमिस करते हैं तो फिर आपको देने के बाउंड होते हैं। इसके इसकी वो एग्जांपल देता है, जैसे आपका जो एक पर्स है, आपका मैडम नायला साहबा का वॉलेट मतलब गुम हो जाता है, ठीक है, उस वॉलेट में एक 1,000 डॉलर होते हैं, ठीक है, 1,000 डॉलर होते हैं। वो वॉलेट आके मतलब ये हैंड बैग जो है, हैंड बैग एक पर्सन आके इनको देता है मैडम नाला साहबा को। तो मैडम नाला साहब कहती हैं चलें जी मैं आपको, फिर आपने मेरा ये काम किया है तो मैं इसके एवज आपको ये एक बाइक गिफ्ट करती हूँ, ठीक है, मैं आपको बाइक गिफ्ट करती हूँ, ठीक है। अब बाइक में उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, बाइक के लिए वो जो दूसरा पर्सन है जिसने वो एक्ट किया उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दी, उसने कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन वो कह देती है कि जी मैं आपको बाइक दूंगी। तो ये क्या है, ये आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। ठीक हो गया जी। ठीक है, अब इसके एक और एग्जांपल भी है कि जी आपका पास्ट की जो सर्विसेज है, पास्ट की सर्विसेज का आपको मुआवजा देना है, पास्ट की सर्विसेज का मुआवजा देना।
ठीक है। जैसे मैडम नैला साहबा के पास एक मेड थी, वो काम करती थी, ठीक है, तो उनको देती थी 1,000 रुपये पर मंथ। अब वो कहती हैं कि जी आपने पिछले 5 साल से मेरे पास काम कर रही थी, तो मैं आपको जो है पहले 1,000 देती थी, तो मैं आपको पिछले जो काम किया था वो आपको मतलब 5,000 के हिसाब से दूंगी, मतलब पिछला जो आपका बकाया 4 लाख बनता है वो भी आपको मैं दूंगी। तो क्या है, वो उसमें कोई कंसिडरेशन जो वो मेड है कोई नहीं दे रही, तो ये पेमेंट अगर करती हैं, ठीक है, तो ये भी आपका वैलिड कंट्रैक्ट होगा, ये भी वैलिड कंट्रैक्ट होगा कि पिछली जो काम है उसकी जो पेमेंट कंसिडर पेमेंट करेंगी वो वैलिड होगी। आगे कहता है जी आपका इट इज अ प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड बाय पर्सन चार्ज्ड विद, साइंड बाय पर्सन चार्ज्ड विद देयर विद, ठीक है, और बाय इज एजेंट, ठीक है, जब बाय इज एजेंट स्पेशली टू पे होली और in part the debt of which creditor must be enforced payment but for the law for limitation of suit, ठीक है। अब देखें कि जी मैडम नईमा साहबा ने पैसा देना था 5 लाख रुपया इनका, मैडम नाला साहबा का, ठीक है। अब 5 लाख देना था 2015 में 18 तक देना था, तो वो 2018 तक तो वो नहीं लिया, तो वो नहीं ले सकती। बाद में मैडम नईमा साहब कहती हैं कोई नहीं, मैं आपको 5 लाख देना था, तो कोई नहीं आप परेशान ना हो, मैं आपको 3 लाख दे दूंगी, ठीक है। तो ये जो बाद में वो लिमिटेशन के बाद भी 3 लाख मतलब इन रिटर्न दे देती, लिख के देती है मैडम नैला साहबा को इन रिटर्न, के साइन भी करके देती है जी मैं आपको पेमेंट करूंगी 3 लाख दे दूंगी। तो ये क्या है, ये आपका, ये भी आपका कंट्रैक्ट वैलिड होगा, ये भी कंट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक होगा जी। आ गया जी आपका in this cases agreement is and contract is void, agreement to contract and nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee the gift actually made, या दूसरा कहता है कि जी आपका nothing in this act shall affect the validity as to between donor and donee the gift actually made, ठीक है। कि वो कहता है कि जी एक डोनर डोनी को जो गिफ्ट देता है उस पे ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, उस पे ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आपका 20 एक्सप्लेनेशन 2 में कहता है एन एग्रीमेंट टू विच द एग्रीमेंट कंसेंट ऑफ प्रोमिसर फ्रीली गिवन नॉट गिवन is freely given is not void merely because consideration is inadequate, consideration is inadequate, ठीक है, but inadequacy of consideration may taken into account and determining the question whether consent of promisor was freely given or not। देखें कि जी एक प्रॉपर्टी है, मैडम नईमा साहबा के पास प्रॉपर्टी है, मैडम नईमा साहबा के पास इस वक्त उनके पास गाड़ी है XLI या GLI, ठीक है, GLI की वैल्यू है इस वक्त 25 लाख, ठीक है, 25 लाख वैल्यू है। और ये एग्रीमेंट टू सेटल करती है मैडम नैला के साथ, वो उनको 5 लाख में देती है। तो कंसिडरेशन क्या है, इन एडवोकेट है, कंसिडरेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये नहीं समझा जाएगा कि जी कंट्रैक्ट इनका वाइड है, नहीं, कोर्ट ये जरूर देखेगी कि क्या उनकी कंसिडरेशन जो है वो फ्री ली गई है या नहीं। कोर्ट ये चीज जरूर देखे लेगी कि जी क्या मैडम नईमा साहबा ने अपनी यही गाड़ी जो है फ्री कंसेंट से सेल की है या फोर्सिबली उनको कोएर्शन से सेल कराई गई है। अगर फ्री कंसेंट से है तो ये सेल कर सकती है, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, जितनी की मर्जी वो सेल करे,
ठीक है, जितने की मर्जी वो सेल करे वो कर सकता है, ठीक है, उसके पास राइट है। आ गया जी आपका एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन द मैरिज इज वाइड। आप किसी को कहें कि जी आपने शादी नहीं करनी, उसके लिए रिस्ट्रेन करने, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। आप किसी को कहें कि जी आपने ये यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होगा। एग्रीमेंट टू बाई विच anyone is restrained from exercising lawful profession, trade, business, ठीक है। अब एग्रीमेंट करें मैडम नईमास के साथ, ठीक है, शुएब साहब एग्रीमेंट करें कि जी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने वकालत की प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, आपने अपना प्रोफेशन वकालत की प्रैक्टिस नहीं करनी, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। आपने जो है वो मतलब जो है आपने शुगर का कारोबार नहीं करना, चीनी का कारोबार नहीं करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने बिजनेस कोई नहीं करना, ठीक है, जैसे आप कोई बड़े लेवल पे कोई बिजनेस ना करें, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड होगा, ठीक है, वो वाइड होगा। लेकिन उस कहता है कि एक्सेप्शन है कि जी कुछ लिमिट्स लगा सकते हैं, जैसे आल पाकिस्तान शुगर कंपनी, शुगर जो है शुगर वाले, ठीक है, शुगर मिल्स एसोसिएशन, वो एक मतलब पाबंदी लगा देती है कि जी आपने चीनी 50 रुपए पर किलो से कम नहीं सेल करनी, जैसे वो बना देते हैं 50 रुपए पर किलो से कम सेल नहीं करनी, तो ऐसी कोई पाबंदी वो एसोसिएशन वगैरह लगा सकती है, ठीक है। वैसे आपकी ट्रेड पे भी पाबंदी कोई नहीं है। आगे कहता है जी लीगल प्रोसीडिंग एक्ट टू, कोई लीगल प्रोसीडिंग। अब मैडम नईमा साहबा की चोरी हो जाती है, ठीक है। अब ये इनके साथ वो दूसरे एग्रीमेंट करेंगे जी आपने चोरी की एफआईआर नहीं करवानी, आप जो है चोरी की प्रोसिक्यूशन नहीं करवानी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होगा, ठीक है। या इन मैडम नैला साहब ने एक मतलब कार खरीदी है मैडम लुबना शेन साहबा से। अब कार की वो परफॉर्मेंस नहीं, 20 लाख की कार खरीदी है, 10 लाख दे दिया, 10 लाख देना है, वो परफॉर्मेंस नहीं करनी, तो वो मैडम नाला साहबा और नईम और लुबना शीन साहबा जो कि डिफेंडेंट है, वो इनसे कंट्रैक्ट करेंगे जी आपने मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी, तो ऐसा कंट्रैक्ट भी वाइड होगा। इसमें ऐसा होता है कि मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जी एग्रीमेंट मतलब एक बीवी को डिवोर्स हो गई, उसकी एक बच्ची थी जिसका मेंटेनेंस का सूट चल रहा था, बस मेंटेनेंस हर साल मिल रहा था 5,000, ठीक हो गया, मेंटेनेंस मिल रहा था। अब वो साथ डॉरी आर्टिकल का भी केस चल रहा था। वो जो डिफेंडेंट है, हस्बैंड है, उसने कहा कि जी मैं आपको सारा सामान जायज़ जितनी है वो भी दे देता हूँ, ठीक है, साथ आपको 50,000 और भी दे देता हूँ, लेकिन ये है कि जी आप ये जो मेरे खिलाफ चल रहा है आपका ये मेंटेनेंस का सूट ये विड्रा करें, ठीक है, और दोबारा आपने करना भी नहीं है। माँ ने वो एग्रीमेंट तो साइन कर लिया कि जी चलें जी मैं आपसे दोबारा मेंटेनेंस का सूट, मैं मेंटेनेंस नहीं लूँगी बच्ची की, मेंटेनेंस का सूट नहीं करूँगी, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है 28 के तहत वो वाइड है, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो हस्बैंड ने कर भी लिया है, तो माँ ने उस टाइम मान लिया, ठीक है, लेकिन बाद में हमने फिर आप जो है एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया, मेंटेनेंस फाइल कर दिया। हमने बताया कि जी 28 के तहत तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, वो बंदा कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो कोर्ट हमें खर्चा लेके दे रही है बच्ची का, बच्ची जो है बच्ची का जिस टाइम तक बच्ची की शादी नहीं होती, ठीक है, टिल हर मैरिज, और शादी का खर्चा भी बाप ने बेयर करना है, खर्ची का खर्चा मतलब शादी का सामान जैस भी बाप ने देना है। चलो जी
आ गया जी आपका एग्रीमेंट टू अनसर्टेनिटी, जहाँ पे आपका कंट्रैक्ट सर्टेन ही ना हो, जहाँ पे आपका कंट्रैक्ट सर्टेन ना हो, ठीक है, ऐसा कंट्रैक्ट भी आपका नल एंड वाइड होता है, ठीक है। अब नल एंड वाइड कैसे कि जी आपका एग्रीमेंट टू द मीनिंग ऑफ विच नॉट सर्टेन या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, ठीक है। तो ऐसा कंट्रैक्ट भी आपका नल एंड वाइड होता है। अब मैं बताऊं आपको, जैसे मैडम नईमा साहबा का एक पेट्रोल पंप है, उस पे आपका ऑयल है, और मतलब डीजल भी है, पेट्रोल भी है, उसके अलावा हाई ऑक्टेन भी है, उसके अलावा आपका क्रूड ऑयल भी है, ठीक है। ये है। अब मैडम नैला साहबा कहती हैं मैडम नईमा साहबा को कि जी मेरे पास 1000 लीटर की डिलीवरी कर दे, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दिया है, 1000 लीटर जो है तेल मुझे भेज दें, 1000 लीटर तेल भेज दें, ऑयल भेज दें, ठीक है। अब 1000 लीटर वो पता नहीं है कौन सा है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो नल एंड वाइड होगा। अब मैडम नैला नईमा साहब को डिलीवरी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास तो डीजल भी है, ऑयल भी, मतलब आपका पेट्रोल भी है, और हाई ऑक्टेन है, क्रूड ऑयल है, तो वो उनको क्या पता कौन सा भेजना है। तो ऐसी सूरत में ये कंट्रैक्ट जो है अनसर्टेन है, ऐसा कंट्रैक्ट भी वाइड होता है। या दूसरा मैं आपको बताऊं कि जी आपका दूसरा या मैडम नईमा साहबा जो है सिर्फ वो उनका मतलब जो ट्रेड है वो सिर्फ करती हैं आपका पेट्रोल से, मतलब सिर्फ पेट्रोल से करती हैं, और वो मैडम नैला साहबा कहती हैं जी 1000 लीटर तेल मुझे भेज दें, ऑयल भेज दें, तो देन ये सर्टेन होगा, क्योंकि उनके मैडम नईमा साहबा के पास तो और कोई तेल है नहीं और कोई ऑयल है नहीं, तो ये फिर वैलिड होगा, ये फिर आपका वैलिड होगा। आ गया जी आपका एग्रीमेंट ऑफ आर अनसर्टेनिटी। कहता है जी आपका अनसर्टेनिटी के ही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है कि जी एग्री टू सेल बी of 100,000 oil, there is nothing whatever show that what kind of oil was intended, कौन सा तेल मांगा गया था। एग्रीमेंट इज वाइड ऑफ बीइंग अनसर्टेनिटी, ठीक है, वो आपका अनसर्टेन होने की वजह से आपका एग्रीमेंट ऐसा वाइड है। आगे वो चीजें बताता है। आ गया जी आपका अंग्रेजों ने कहा कि जी आपका जुआ जो है ना, जुआ जो आपका सट्टाबाजी, ये सारा का सारा हराम है, लेकिन अगर आप घोड़े की रेस पे सट्टा लगाते हैं तो वो हलाल है। घोड़े की रेस पे वो भी 5 10 घोड़े जिनके माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें, ठीक है। क्या कहा अंग्रेजों ने कि जी आपने जो सट्टा लगाना है वो आपका मतलब जुआ लगाना वो आपका सारा हलाल है, सारा हराम है, लेकिन अगर आप घोड़े पे घोड़े की रेस पे 500 से ज्यादा का जो जुआ लगाएंगे वो हलाल है, वो आप इसे लगा सकते हैं। आगे कहता है जी एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेचर और वाइड, आप जुआ लगाना वो आपका वाइड है,
and no suit shall be brought recovering anything alleged to own any wager or interested person abated by the result of game or uncertain event on which wager is made। ठीक है कि जी अब देखें आपने मैडम लुबना शेम साहबा ने कहा कि जी पाकिस्तान जीतेगा, मैडम नाला कहती है नहीं इंडिया जीतेगा, कहती है नहीं पाकिस्तान जीतेगा, कहती है शर्त लगी यहाँ लगी कितनी 1-1 लाख रुपए। तो मैडम लुबना शेम साहबा शर्त जीत जाती हैं, पाकिस्तान जीत जाता है। अब 1 लाख ये रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वाइड है, ये कोर्ट में नहीं आ सकती कि जी मेरे साथ तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, लिख के दिया था कि जी पाकिस्तान अगर हारेगा तो मैं आपको पाकिस्तान जीतेगा तो मैं आपको लाख दूंगी, वैसे इंडिया ने जीतना है, इंडिया जीतेगा तो आपने मुझे 1 लाख देना है, अब पाकिस्तान जीत गया तो वो मुझे 1 लाख नहीं दे रही, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट कहेगी कि नहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ठीक है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, ठीक हो गया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो वाइड है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहता है दी इट इज अंडर अनलॉफुल सब्सक्रिप्शन और एग्रीमेंट मेड और एंटर इनटू award any player prize or sum of money of the value of amount of 500 rupees or upward to be awarded to the winner or winners of horse race। ठीक है पाकिस्तानी 500 रुपए से ज्यादा का कोई हॉर्स पे तक लगाते हैं, ठीक है तो वो क्या है वो आपका वो जायज है, वो जायज है। ये है आपका सेक्शन 30 तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओ वो नेक्स्ट कंट्रैक्ट नेक्स्ट आपका है टॉपिक कॉन्टीजेंट कंट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट सर कंट्रैक्ट। सर आज हमने किस सेक्शन तक पढ़ना है? आज हम मैडम कितनी पढ़े हैं? फिर आप बता दें, बाकियों से पूछ लें। अच्छा मैडम नाला से पूछ लें। जी सर, मिस नाइला से पूछ लें, मिस लुबना से पूछ लें। हाँ जी मैडम कितनी पढ़ना है आज? मैडम नाइला साहबा। जी मेरे मैडम लुबना शहीन साहबा। सर 45 या 50 तक करवा दें। 45 तक। मैडम नाइला क्या कहती हैं? जी शुएब साहब। जी सर। कितनी पढ़ना है आज? सर आज बस सिर्फ थोड़ा ही पढ़ाए हैं और फिर जल्दी फ्री कर दें। क्या हुआ? फिर मैं कह रहा हूँ आज कम ही पढ़ाएं। क्यों? सिर्फ बस कुछ काम वगैरह थे। अच्छा अच्छा क्या काम है? सर कोई गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, वीकेंड भी है। अच्छा सर चलो बाकी देख लें जिस तरह आप कहते हैं। कंट्रैक्ट को हम अच्छी तरह करेंगे, ठीक है बहुत अच्छी तरह करें, ठीक है आपका कंट्रैक्ट मेन सब्जेक्ट है, ठीक है तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ले करेंगे, आज के लिए इतनी है, इतनी काफ़ी है। वैसे सेक्शन 30 तक जो है ना आपका एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, ठीक है सेक्शन 30 तक आपका ठीक एक है सर। क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो सेक्शन 30 तक आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, आगे फिर हम जो है ना वो सारा नहीं पढ़ेंगे, सारा हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आगे 31 है कॉन्टीजेंट कंट्रैक्ट, 36 तक ये पढ़ेंगे, उसके अलावा हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस 39 तक, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है आज के लिए फिर इतना ही है, बाकी हम सर इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन था जी मैडम। सर।